तो लास्ट क्लास के अंदर हमने फिजिक्स के अंदर एक फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम सेकंड फेज की तरफ जा रहे हैं जो कि सिर्फ एज फार द सिलेबस इज कंसर्न उसका इंट्रोडक्टिव फेज है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So electromagnetic induction is a branch of physics that deals with the production of electricity due to magnetism। उल्टा हो गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती थी, वाइस वर्सा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट क्रिएट हो रहा है, राइट। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट क्रिएट्स अ करंट इन द गिवन कंडक्टर। और किस तरीके से इसको जो है एक फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि आप फ्यूचर में है इसे देखेंगे। इसका एक एलिमेंट्री एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि मान लिया एक पेयर ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट है, दिस इज द नॉर्थ, दिस हैपेंस टू बी साउथ, राइट। और एक कंडक्टर मैं ले लेता हूं एंड दिस कंडक्टर an ammeter is connected across its two ends, right। एक एमीटर को कनेक्ट कर दिया गया with a pointer at the calibrated position 0। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। एक वायर है, ये वायर है ना, इस तरीके से मैंने ले ली, वायर की इस एंड से एक वायर ली, यहाँ दूसरी कनेक्टिंग वायर ली, और यहाँ एक बैटरी को उसको यहाँ पर हमने एक एमीटर को कनेक्ट कर दिया। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स करंट, राइट। अब ये रेस्ट में है, जो हमारी वायर है इन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, वो रेस्ट में है। तो द पॉइंटर ऑफ द एमीटर इज एट इट्स कैलिब्रेटेड पोजीशन। वो कहाँ है? कैलिब्रेटेड मतलब जीरो पोजीशन पर है, मतलब इट इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज एनी काइंड ऑफ द करंट, राइट। तो रेस्ट में। अब मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर किया। जैसे ही मैंने ऊपर किया, द पॉइंटर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट फ्लक्चुएट्स, let it fluctuates towards the right direction। मान लिया कि फ्लक्चुएट हुआ और ये राइट डायरेक्शन में फ्लक्चुएट हुआ, द मोमेंट आई टेक इट इन द अपर डायरेक्शन, इस तरीके से लिया तो पॉइंटर फ्लक्चुएट हुआ। अब मैंने जैसे नीचे लिया उसे तो भी पॉइंटर फ्लक्चुएट हुआ, बट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस वन। तो कहने का मतलब है जो एमीटर के अंदर पॉइंटर है जीरो पे जब था, यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि कंडक्टर में किसी तरीके का कोई करंट नहीं है। लेकिन जैसे ही कंडक्टर को मूव कराया ऊपर की तरफ, इमीडिएटली फ्लक्चुएशन हुआ। फ्लक्चुएशन मींस कि जो पॉइंटर है वो जीरो कैलिब्रेटेड पोजीशन से डेविएट हो गया टुवर्ड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ रीडिंग। दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि दिस कंडक्टर एक्वायर्स करंट, इसके अंदर करंट आ गया, राइट। तो करंट अगर इसके अंदर आया, मान लिया जब हम ऊपर की तरफ लेके गए तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। जैसे ही कंडक्टर को मैं नीचे की तरफ लेकर आया तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस, आइडिया कह दिया मैंने उसे, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर ए बी डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर is because of its motion under the influence of uniform magnetic field, and that becomes the principle behind the creation of an important electrical device known as generator। So what should be the principle of generator? The principle क्या होना चाहिए? when a conductor is moved under the influence of uniform magnetic field, a current is induced in it। एक करंट इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस होना, क्रिएट करना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू मीन बाय द प्रिंसिपल। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैग्नेटिज्म। क्योंकि मैग्नेटिज्म कहां से आया है हमारे पास? यहाँ पर नॉर्थ और साउथ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आप ये देखिए कि नॉर्थ और साउथ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। हर पॉइंट की एक यूनिक मैग्नेटिक फील्ड है, हर पॉइंट की अपनी एक यूनिक मैग्नेटिक फील्ड है। द कंडक्टर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोमेंट इट मूव्स in the either in the upward direction or in the downward direction,
द कंडक्टर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स को भी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के तीन नाम है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे कंडक्टर को मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं या नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं, तो हर पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो हमारा ये जो कंडक्टर है अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसके कारण द करंट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, हम कहते हैं इसे। ये डी फाई बाई डी टी ये डिफरेंशिएटेड टर्म है। फाई रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ही रिप्रेजेंट्स द टाइम। तो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम is represented by a mathematical expression known as differentiation। तो करंट प्रोड्यूस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो इस पर्टिकुलर एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, और that becomes the principle of creating a generator. And what do you mean by a generator? Generator is an electrical device that actually converts mechanical energy into electrical energy। जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके उसको हम जनरेटर कहते हैं। ये हमारे सिलेबस से बिल्कुल निकाल दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे पास है, लेकिन इसका जो बाकी का पोर्शन है उसको समझदार स्टूडेंट्स को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 12th में बहुत काम आएगा वो। लिखो, when a conductor is moved under the influence of uniform magnetic field, when a conductor is moved under the influence of uniform magnetic field, a current is induced in it। A current is induced in it। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, वो जो करंट है, उस करंट की क्या डायरेक्शन होगी, और कंडक्टर को अगर हम मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो करंट जो प्रोड्यूस होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, दैट इज प्रोवाइडेड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये 5वां रूल है। इससे पहले हम 4 रूल्स पढ़ चुके हैं ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, right hand thumb rule, Maxwell corkscrew rule, right hand palm rule, and this is Fleming right hand rule। The significance of this rule, or the objective of this rule, is to provide the direction of current induced in the conductor when the conductor is moved under the influence of the given magnetic field। And how does it happen? कैसे? Again हमें imagine करना है। If we imagine to hold the 3 finger of our right hand, पहले हम left hand ले रहे थे। If we imagine to hold the 3 finger of our right hand mutually perpendicular to one another in such a way that the 4 finger represents the direction of magnetic field. 4 finger represents the direction of magnetic field. The thumb represents the direction of motion of the conductor. Direction of motion of the conductor. Then the direction in which the central finger points represents the direction of current induced in the conductor। डायरेक्शन विच द सेंटर फिंगर पॉइंट्स, यानी कि राइट हैंड थंब रूल ये बताता है कि हमारी तीनों फिंगर अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें एक दूसरे के साथ, तो 4 फिंगर जो होगी, द फिंगर एडजेसेंट टू द थंब, वो मैग्नेटिक फील्ड, 4 में भी एफ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में भी एफ आ गया, तो 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, थंब के बारे में बोलेंगे। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, की किस तरफ जो है कंडक्टर मूव कर रहा है। सेंट्रल फिंगर में सी आ गया, करंट में भी सी आता है, तो याद करना आसान हो गया। Then the direction in which the thumb points represents the direction of current induced in the conductor। तो जो ऑब्जेक्टिव है ना, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ये रूल लिखा गया, उसकी स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है। यानी कि सबसे पहले कॉज क्या, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, उस कॉज का फायदा कौन उठा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, हम। और तीसरा क्या है, जिसके लिए ये रूल लिखा गया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसे क्लियर लिखो। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट
It states that we imagine to hold the three finger of our right hand. If we imagine to hold the three finger of our right hand mutually perpendicular to one another. Imagine to hold the three finger of our right hand mutually perpendicular to one another in such a way that the forefinger in such a way that forefinger represents the direction of magnetic field. Forefinger represents the direction of magnetic field. Comma, the thumb represents the direction of motion of the conductor. Thumb represents the direction of motion of the conductor. Thumb represents the direction of motion of the conductor. Then the direction in which the central finger points. Then the direction in which the central finger points represents the direction of current. Represents the direction of current induced in the conductor. Direction of current induced in the conductor. This Fleming right hand rule. निश्चिता समझ में आ गया? Good. Then the direction in which the central finger points represents the direction of current induced in the conductor. Direction of current induced in the conductor. अभिनंदन क्लियर है? हाँ कृषांक समझ में आया बेटा? सिद्धार्थ समझ आ रहा है मैंने क्या कहा है? अब आपको ना एग्जाम में ये आ सकता है व्हाट इज कंपेयर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विद राइट हैंड रूल. तो दोनों फिंगर्स को ले लो, दोनों हाथों की तीनों फिंगर्स को ले लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर. कॉमन क्या है? दोनों की फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड. राइट. इसके साथ साथ दूसरा कॉमन क्या हो गया? व्हाट इज द सेकंड कॉमन? सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट. वेरी गुड. द सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट. गुड शगुन. लेकिन फ्लेमिंग के अंदर थंब रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए रूल लिखा गया. लेफ्ट हैंड रूल के अंदर थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स और राइट हैंड रूल के अंदर थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस दिशा के अंदर कंडक्टर ने मूव किया. तो ये प्लीज आप ध्यान रखना, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब कुछ और एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट के अलावा किए गए जिससे पता लगा कि बाकी में करंट इंड्यूस होता है. तो उसमें से एक एक्सपेरिमेंट ये है. एक सोलेनॉइड को लिया गया, राइट. ऑब्वियसली सोलेनॉइड तो इस तरीके से ना हेलिकल शेप के अंदर, और मान के चलो दिस बॉटल इज एक्टिंग एज ए बार मैग्नेट. तो आप इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ये सोलेनॉइड है इस तरीके से और ये आपके हाथ में बार मैग्नेट. यू इंसर्टेड द बार मैग्नेट इनटू द सोलेनॉइड. आपने इस तरीके से उसको इंसर्ट किया. द मोमेंट यू इंसर्ट द बार मैग्नेट राइट इनटू द कॉइल ही तो है वो,
तो हुआ क्या कि जब इस सोलेनॉइड के दोनों एंड्स में एमीटर को कनेक्ट किया गया, ये एमीटर है, ये हमारी बार मैग्नेट है। जब इस बार मैग्नेट को इंसर्ट किया गया तो फ्लक्चुएशन आया अगेन। That fluctuation represents what? That there is definitely a current induced in this solenoid. एक current इसमें create हो गया। मान लिया वो deflection right side में। The moment you insert the bar magnet into it, right, there is a momentarily deflection in the pointer of the galvanometer or the ammeter. Let it deviates towards the right direction, indicating that the solenoid acquires current. उसके अंदर current है। और जब आपने उसे इंसर्ट किया तो ऑब्वियसली उसे बाहर भी निकालेंगे आप। जब आपने बार मैग्नेट को बाहर की तरफ लिया, इस तरीके से दोबारा खींचा बाहर की तरफ, अगेन देयर इज ए डिफ्लेक्शन। नाउ द डिफ्लेक्शन अकर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस वन। जब यू इंसर्टेड इट, it deflects left towards the right one. When you take it out, it again deflects in a direction opposite to the previous one, towards the left one. Again यहाँ ये पता लगता है the direction of motion of the bar magnet into the solenoid, right, decides the direction of current in the solenoid. यानी कि the direction of current in the solenoid or the direction of current in the conductor depends upon the direction of motion of the bar magnet. अब सोलोनॉइड तो स्टेशनरी है, मान लिया बार मैग्नेट भी स्टेशनरी है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सोलोनॉइड को आपने इंसर्ट किया तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, दैट दिस बार मैग्नेट इज हैविंग इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस सोलोनॉइड, because of the motion of this bar magnet, this solenoid is again coming under the influence of changing magnetic field, and that is responsible for the creation of current in the solenoid itself. In one direction, when taken in the outward direction, and the motion takes place in the outward direction, again there is a momentary deflection in the opposite direction with respect to the previous one. तो कहने का मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। कॉयल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन का मतलब है इनमें से कोई एक स्टेशनरी होना चाहिए। नहीं, गलत बोल गया मैं, इनमें से कोई एक स्टेशनरी नहीं, इनमें से कोई एक का मोशन में होना जरूरी है, राइट। और अगर दोनों ही मोशन में है तो दैट इज वंडरफुल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा कोई एक भी पर्टिकुलर पार्ट मोशन के अंदर है तो इन दैट केस देयर वुड डेफिनेटली बी ए प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंडक्टर इटसेल्फ, एंड दैट इज द प्रिंसिपल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने जब यहाँ बोला था तो हमने कंडक्टर को मूव कराया था, या कंडक्टर मूव हुआ था या नहीं, मैग्नेट फिक्स थी, लेकिन यहाँ कॉइल फिक्स है और मैग्नेट मूव कर रहा है। So this is the second way to represent the evidence of the creation of electricity in the conductor itself. तो either the magnet और the coil, किसी एक को भी आप मूव कराओगे तो करंट इंड्यूस होगा, और इस पे गारंटीड क्वेश्चन आएगा। आपको ये फिगर दे देंगे, आपसे पूछेंगे व्हाट शुड हैपन व्हेन द मैग्नेट इज इंसर्टेड, तो यू शुड राइट द करंट इज इंड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, व्हेन इट इज टेकन आउट अगेन द करंट इज इंड्यूस्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस वन। इज द आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और एक भी होगा जब दोनों ही स्टेशनरी पे होंगे तो क्या होगा, नथिंग हैपेंस, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड। अभी तक कुछ पूछना है? मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने पहले मेरी बात को ध्यान से सुना, समझने की कोशिश की। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी प्लीज। हाँ बेटे, देखा नहीं है, मूव करा है। अच्छा, नहीं दिखाएगा, नहीं, हाँ, क्योंकि बेटा जी वो दोनों स्टेज वो आ गए ना, रेस्ट में आ गए। हाँ,
एक्सीलेंट, इस जैसे मैंने पॉइंटर दिखा रखे हैं, लगातार फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। हाँ, व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? देखो, करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है तो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। करंट कितना प्रोड्यूस होगा इस बात पे भी निर्भर करता है नंबर ऑफ टर्न्स। तो करंट की स्ट्रेंथ कितनी है, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, वो एक अलग बात हुई। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं समझ रहे कि करंट कितना अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, हम ये समझ रहे करंट प्रोड्यूस होगा। और करंट प्रोड्यूस होने का बेसिक रीजन जो है वो ये है कि whenever a coil is under the influence of changing magnetic flux, changing magnetic field, a current is induced in it, right? Now should I move further? हाँ, हाँ बोलो शुगर। गुड गुड। साइड जनरेटर की केस में तो हम दोनों लेते हैं ना। जनरेटर की केस के अंदर हम क्या कराते हैं कि कॉइल भी मूव करता है, राइट? जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसे हमने मोटर के केस में देखा था ना। अरे भाई, मोटर कर लिया था आपने ढंग से, पूरा कल में जो कराया था समझ में आ गया था ना पूरा ढंग से। ग्रेट। तो रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ भी मूव करता है। तो कई बार क्या है कि रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव करा देते हैं, कई बार वो जो बार मैग्नेट है, क्योंकि जनरेटर अपना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है और कई तरीके से हम उसको देख सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो पानी यूज कर कर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो यूरेनियम को यूज करके, कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन का, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का नाम भी सुना होगा ना आपने, राइट? और इसके साथ साथ हम कोयले का भी यूज करते हैं, जो कि बदरपुर बॉर्डर के ऊपर है, दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर के ऊपर। तो वहां पर वील बी यूजिंग कोल एज ए मेन सोर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कई तरीके के पावर स्टेशन हैं और वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैंने जनरेटर दोनों करा दिए थे, एसी भी करा दिया था जनरेटर, डीसी भी करा दिया था। वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप पूरे चैप्टर को ढंग से और बेहतर ढंग से कर सकें। उल्टा इन्होंने तो डोमेस्टिक वायरिंग भी आपके सिलेबस से हटा दी, अर्थिंग हटा दी, फ्यूज हटा दिया, मतलब धक्का देना है तुम्हें 10th से 11th में, तो दे दिया एक तरीके से। इसलिए बेटा समझदार स्टूडेंट जो है वो सारा सिलेबस करे, वही अच्छा लगता है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो जाए 15 फरवरी तक, तो आप खाली टेस्ट दो और उन क्लासेस को अटेंड करना। और अगर कहीं प्रिपरेशन में कमी है तो भाई पहले इसको तैयार करना, सिलेबस के लिए बहुत वक्त है, बोर्ड के बाद कर लेना चाहिए। लेकिन बोर्ड का पेपर आपने बेस्ट देने की कोशिश करनी है, खराब नहीं करना। 10th के रिजल्ट की बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 12th। 12th के रिजल्ट की इतनी वैल्यू नहीं है। 10th और 12th दोनों के रिजल्ट की इमेंस अमाउंट ऑफ वैल्यू है, अराउंड 22%। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे टॉप एग्जाम के अंदर बैठते हैं, और वो है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसमें आईआईएम में एडमिशन मिलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो हिंदुस्तान में 4 है, अभी और नहीं बन रहे हैं। और आईएम के अंदर जो बच्चा यहाँ करता है, आईएम की एक साल, आई थिंक जो साल या 2 साल की जो फीस है 24-25 लाख रुपए है, आपको पे करनी पड़ेगी। एक साल की कोई 10-12 लाख रुपए करीब है। तो ये 24 लाख रुपए गवर्नमेंट भी सैंक्शन कर देती है, कोई पेरेंट्स पे कर सकते हैं तो वो खुद से भी पे करते हैं। लेकिन आईएम से करने वाला स्टूडेंट, एमबीए करने वाला स्टूडेंट, इसकी रिक्रूटमेंट जो होती है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए पर मंथ से होती है स्टार्टिंग। और ये वो लोग होते हैं जो 500 फॉर्चून कंपनीज के अंदर कैडर टॉप पोस्ट पर जाते हैं, सीईओ लेवल तक जाते हैं। 35 से 40 साल की उम्र तक आते आते इनकी सैलरी करोड़ों में हो जाती है। बोनस भी जो है वो अरबों में चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा टेस्ट है। लेकिन इस टेस्ट को जब आप क्वालिफाई करते हैं ना, रिजल्ट फाइनल्स
सीट एलोकेशन की जब बात आती है तो यू बी सरप्राइज टू सी कि 10th एंड 12th के सीबीएसई परफॉर्मेंस को यहाँ 100% वैल्यू दी जाती है। मतलब पूरे सिलेक्शन के प्रोसेस को अगर 100% लेके चलें तो 20%, 20 से 22% इंपॉर्टेंस सीबीएसई के रिजल्ट को भी है। तो कुछ बड़ा सपना है ना एजुकेशन में, तो इसलिए आप 10th के रिजल्ट को अच्छा करने की कोशिश करना। डिग्री लेने के लिए तो पास हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सारा समझ में आ गया? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इंस्टीट्यूट के सामने लगा। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस दैट स्टेप अप और स्टेप डाउन द पोटेंशियल। देखो, जो पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है वो मेगा वॉट के अंदर 10 टू पावर 6 वॉट, 10 टू पावर 9 वॉट, 10 टू पावर 12 वॉट, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। वो फिर आपने बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स देखे ना, जो एक तो विद्या भारती स्कूल के पास से जा रहा है, हाईवे पे देखे वेरी हैवी इलेक्ट्रिक पोल्स, जिसके नीचे अगर आप समर में खड़े हो तो हीशिंग साउंड आती है, राइट। उससे थिक कॉपर वायर होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में काम आती है। इतनी मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है, राइट। पंजाब के भाखड़ा नांगल से मान लिया कि दिल्ली आई, 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आई। 10,000 वोल्ट से आपने देखा सचदेवा पब्लिक स्कूल के सामने एक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, वहां 10,000 वोल्ट से वो 440 वोल्ट में बदलता है उसे। और फिर वहां से इंस्टीट्यूट में आए हो आप, सामने ना, इसी कमरे के बिल्कुल सामने पावर स्टेशन है, लोकल पावर स्टेशन, वहां एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। वो 440 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदलता है, और 220 वोल्ट हमारे घरों में आती है। ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है 20 से 25 घरों के लिए है। क्यों? क्योंकि घरों में हमें चाहिए डोमेस्टिक लेवल पे 220 वोल्ट। इलेक्ट्रिसिटी तो क्रिएट होती है लाखों वोल्ट के अंदर, वो फिर 10,000 वोल्ट, 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, इसे स्टेप डाउन पोटेंशियल कहते हैं। और ये काम करने के डिवाइस को ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। सुना है ना बट ट्रांसफॉर्मर? इसका प्रिंसिपल बता रहा हूँ। इसका प्रिंसिपल इसलिए नहीं बता रहा कि कोई 12th क्लास का कोई काम करा रहा हूँ। 10th का सबसे इंपॉर्टेंट जो, अगर मैं कह सकता हूँ, टॉपिक है जिसपे से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो यही है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने तो स्कूल में टॉपिक कर लिया, तो मैं आपसे, जिसने कर लिया वो कोशिश करना इसका आंसर देने का, जो मैं क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ऐसा कोई डायग्राम देखा है आपने, अगर सिलेबस किया हो तो? नहीं बेटे, ट्रांसफार्मर तो मैं भी नहीं करा रहा आपको, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, ये जो दो सर्किट मैंने बनाए हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि वो मैं चाह के भी करा नहीं सकता। लेकिन जो उसका प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, वो यही है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये दो पेयर ऑफ सोलोनॉइड, जिसमें एक में बैटरी लग रही है, दूसरे में एमीटर लग रहा है, क्या इससे रेलेवेंट कोई डिस्कशन हुआ है स्कूल में? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हुआ है तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सही बेटा? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मेरा क्या है। जैसे ही मैं स्विच को
सर्किट को क्लोज करूंगा, यानी कि स्विच ऑन करूंगा। स्विच ऑन बोलते हैं ना। द मोमेंट आई क्लोजेस द सर्किट, there is instantly a momentarily deflection in the ammeter of the secondary coil, and let this momentarily fluctuation takes place toward the right direction. मोमेंटरली होगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और फिर दोबारा पॉइंटर जीरो पर आ जाएगा। मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया, सर्किट क्लोज किया, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुआ सेकेंडरी के अंदर, इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इसके साथ, लेकिन सेकेंडरी चूंकि इसके पास रखी हुई है, प्राइमरी के पास रखा हुआ है, तो इसमें एमीटर लगा हुआ है, तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इसके अंदर हुआ। Did you get it? तो अब ये हुआ बहुत ही कम समय के लिए, लेकिन फ्लक्चुएशन हो गया और दोबारा पॉइंटर आ गया जीरो। अब आपने सर्किट को ओपन कर दिया, मतलब स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही स्विच ऑफ किया, अगेन मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुआ, और अब वो डिफ्लेक्शन हुआ टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी कि इन डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस वन, और फ्लक्चुएट होते ही दोबारा आ गया जीरो पर। अब मैं ऑन ऑफ करूंगा तो क्या होगा, लगातार फ्लक्चुएशन होता रहेगा या नहीं। अब एमीटर है, पॉइंटर फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑन करते समय फ्लक्चुएट हुआ तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट डेवलप हुआ या नहीं। ओपन किया यानी कि स्विच ऑफ किया तो भी करंट डेवलप हुआ, और वो इन डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस वन। ऑन ऑफ करूंगा तो लगातार करंट प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी के अंदर, राइट। तो भाई ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 10th बोर्ड एग्जाम। हमें आपने ऑब्वियसली स्कूल में किया नहीं है, तो मैं इसको आप बता रहा हूं कि इसका रीजन क्या होना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया था कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो करंट, इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंजिंग फ्लक्स d∅dt। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। when the switch is closed current induced in the current that is available in the primary one, मान लिया in the primary one, जो करंट प्राइमरी वन के अंदर इंड्यूस हुआ, वो स्विच को जैसे ही मैंने क्लोज किया तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो करंट 0 एम्पियर पे था ना स्विच क्लोज करने से पहले, और मान लिया कि वो 1 एम्पियर पे गया, तो 0 से 1 एम्पियर तक जाने में करंट लगातार इंक्रीज हुआ। भाई 0 to 1 पलक झपकते नहीं होता, कुछ तो टाइम लेता है, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ले, चाहे वो 10 to power -6 सेकंड ले, 10 to power -10 सेकंड ले, 10 to power -3 सेकंड ले, लेकिन करंट 0 एम्पियर से 1 एम्पियर होने में कुछ तो समय लेगा ही लेगा। यानी कि करंट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू इंक्रीज फ्रॉम इट्स जीरो वैल्यू टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन द करंट इज इंक्रीजिंग, हम जानते हैं कि करंट इज आल्सो एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई मूविंग चार्ज एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब इसके अंदर करंट जब धीरे धीरे बढ़ रहा, गलत बोल गया मैं, इंस्टेंटली इंक्रीज, हमें तो लग रहा है इंस्टेंटली इंक्रीज हुआ, लेकिन स्टिल इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। ड्यूरिंग दैट टाइम चेंजिंग करंट चेंज हो रहा है ना लगातार, ड्यूरिंग दैट टाइम दिस चेंजिंग करंट क्रिएट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो वायर है इसके अंदर अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, राइट। क्यों, क्योंकि जब करंट स्टैब्लिश हो गया, परमानेंट वैल्यू आ गई, तो चेंजिंग वो करंट मान लिया 1 एम्पियर हो गया, तो 1 एम्पियर पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होनी थी वो हो गई, लेकिन 0 एम्पियर से 1 एम्पियर तक होने के दौरान d∅dt हुआ या नहीं। This d∅ by dt links with the secondary coil,
इट लिंक्स विद द सेकेंडरी कॉइल। ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड एज द करंट मूव्स फ्रॉम 0 to 1 amp to its maximum value, the magnetic field so produced is also moves from its zero value to its maximum value. So this changing magnetic field links with the secondary coil that becomes the cause of the current available in the second one shown by the ammeter. इसी तरीके से when the switch is off, जब स्विच को क्लोज कर दिया, current takes certain amount of time to reach from its maximum value to zero value. During that phase, the magnetic field also takes certain amount of time to move from its maximum value to zero value. During that phase, decreasing magnetic field links with the secondary coil, again creates a current in the secondary one shown by the pointer of the same in a direction opposite to the previous one. क्योंकि करंट 0 एम्पियर से जब 1 एम्पियर पे गया, तो 0 एम्पियर मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं कर रहे। और आपको याद होगा मैंने बताया था द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसीलिए तो कराया था ये कॉन्सेप्ट मैंने। तो बी क्या था हमारा, एफ डिवाइडेड बाई के। तो ये जो क्वेश्चन आपका आया है आज, आपको समझ आना चाहिए कि मैंने ये क्यों कराया था। ये आ गया ना चार्ज। तो जब आप 0 एम्पियर से मैक्सिमम एम्पियर तक जा रहे हो तो अमाउंट ऑफ चार्ज कीप ऑन इंक्रीजिंग। When the amount of charge keep on increasing, the strength of the current increases. The changing current creates changing magnetic field. अरे 0 एम्पियर से वो हाफ एम्पियर हुआ, 0.25 एम्पियर हुआ, राइट, फिर उसके बाद 0.75 एम्पियर हुआ। तो हर एक चेंजिंग वैल्यू पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जो साथ में बगल में रखा हुआ सेकेंडरी कॉइल है उसके साथ लिंक हो गई, और इसके कारण सेकेंडरी के अंदर अपने आप एक करंट क्रिएट हो गया। क्या अब समझ आया है या नहीं आया? हाँ, तभी हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल एक्सीलेंट, आपने सही समझा। प्राइमरी के अंदर हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सेकेंडरी के अंदर हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सीलेंट वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्लियर? इसी तरीके से 1 एम्पियर से 0 एम्पियर पे जब जाएगा तो करंट लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज करंट का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। The strength of the charge keep on decreasing means the strength of the magnetic field is also keep on decreasing. Again, this denotes the changing magnetic field. This changing magnetic field links with the secondary coil and thereby current is again induced in a direction opposite to the previous one. Right? तो मान के चलिए कि ये है हमारा 220 वोल्ट और यहां पर जो सेकेंडरी रखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नंबर ऑफ टर्न, तो इसके कारण इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। तो वो करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी 440 वोल्ट की भी हो सकती है। इसे इस टाइप के प्रिंसिपल को जिस डिवाइस में हम यूज करते हैं उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल को हम बढ़ा भी सकते हैं, लोअर से हायर भी कर सकते हैं। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स किसके कम और किसके ज्यादा होने चाहिए वो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी के कारण सेकेंडरी में पोटेंशियल क्रिएट हुआ और कुछ सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन को जब ज्यादा गहराई में हम ट्रांसफार्मर में जाएंगे तो पता लग सकता है कि हम यहां पर जो पोटेंशियल दे रहे हैं उस पोटेंशियल को दुगना या 3 गुना भी कर सकते हैं। इसका उल्टा भी है, मान लिया ये 440 वोल्ट है यहाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्राइमरी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी ये 220 वोल्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। An electrical device that is used to step up or step down the electrical potential known as transformer, and the principle behind the creation of the transformer is the same, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं किया, इस पे क्वेश्चन आएगा आपको, आपसे यही पूछेंगे when the switch is closed or open there is a prompt deflection in the ammeter of the galvanometer, why is it so?
ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या केस स्टडी में भी आ सकता है। व्हाई इज इट सो का आंसर लिख लो। अब आप ट्रांसफॉर्मर पूछ रहे हो उसकी गहराई में, वो आप 12th में देखेंगे। बस आपको एक बात तो समझ आनी चाहिए ना कि अगर पोटेंशियल प्राइमरी में है तो सेकेंडरी में करंट के कारण पोटेंशियल ग्रेडिएंट हुआ या नहीं हुआ। बेटा जी वो जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो कम और ज्यादा कब होगा, किस कंडीशन पर होगा, उसके लिए तो बहुत कुछ पता होना चाहिए। ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये फिफ्थ चैप्टर है हमारा 12th फिजिक्स का, उसके भी लास्ट में है ये ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो थिंग इज दैट कि हम इस तरीके के डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। आपको समझ में जो आना चाहिए 10th में वो ये आना चाहिए कि जब ऑन और ऑफ करते हैं तो पॉइंटर फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है। क्या मैं इसको एक बार फाइनली बोलूं या सबको समझ आ गया। When the switch is closed, the current takes certain amount of time to reach from its zero value to its maximum value. During that phase, a changing magnetic field links the changing magnetic field so produced links with the secondary coil responsible for the current in the secondary one, known as induced current. Vice versa is also true, right? आई होप ये बात अब सबको क्रिस्टल क्लियर हो गई या नहीं। ठीक है, सुकृति समझ में आ गया, नाइस। तो बेटा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये आपको क्लियर होना जरूरी था। तो इसे हम जो है ये सो कॉल्ड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। इसके बाद की जो रिलेटेड सिलेबस की डिटेल भी है वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि इसका रीजन आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, और रीजन कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, समझ आ ही गया होगा आपको। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं तुम्हें कि जब सेकेंडरी में जो करंट हुआ क्रिएट जो हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी में क्रिएट हुई, करंट सो क्रिएट इन द सेकेंडरी वन, उस करंट को हम एडी करंट्स कहते हैं। ये एडी करंट क्या होता है, ये जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ, ये किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ करंट फ्लोइंग इन दिस वन। अगर मैं इसको I1 बोल दूं, I1 is the cause of, isn't it? I1 is the cause to create I। क्या ये बात क्लियर है? I1 is the cause to create I। तो ये जो I है इसका एहसान मानने की बजाय कि भाई तूने मुझे क्रिएट किया है, वो इसी I1 को अपोज करता है। अपोज मतलब ये चाहता है कि ये करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन ही ना कर सके। Eddy currents are the currents which opposes the very cause of producing it। Eddy currents are what? Eddy currents are currents that develop in the secondary coil that opposes the very cause of producing it। जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ उसी को ये एक तरीके से फ्रिक्शन की तरह एक्ट करता है, उसको अपोज करता है। और इसी के कारण बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स और फिनोमिना एडी के आप पढ़ेंगे। वन ऑफ द वंडरफुल सिग्निफिकेंट टॉपिक है ये। तो जिसका अगर साइंस में कीन इंटरेस्ट है विल श्योरली लव फिजिक्स। ये क्लियर हो गया यहां तक? अपोज अब फ्रिक्शनल फोर्स हमें अपोज करती है, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम चलते नहीं है। नहीं, करंट मैक्सिमम जाएगा। प्राइमरी तो अब हम फ्रिक्शन फोर्स हमें रोकती है, लेकिन हम या हमारी कार जो है कितनी अच्छी स्पीड पे जा सकती है, ट्रेन कितनी अच्छी स्पीड पे चलती है, फ्रिक्शन तो होता है। तो वो प्राइमरी के अंदर जो करंट डेवलप होगा दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन दिस पोटेंशियल।
इस पोटेंशियल के इम्पैक्ट को एडी करंट्स को कम करने की इतनी मैक्सिमम पावर नहीं है। कुछ तो इम्पैक्ट डालता है, बहुत थोड़ा, लेकिन डालता जरूर है। वो चाहता नहीं कि वो प्रोड्यूस हो, राइट। और इसके ऊपर कुछ अच्छे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप 12th क्लास में देखेंगे। थोड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि गारंटेड है कोई नहीं पूछने वाला 10th में व्हाट डू यू मीन बाय एडी करंट्स। क्लियर है ये? तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। मेरे पास एक बुक सीबीएसई की आई है टर्म 2 की, स्पेसिमेन कॉपी आई है टीचर्स के लिए जो निकलती है, उसके सभी क्वेश्चंस को मैंने देख लिया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर आप नहीं दे सकते अगर आपको मेरी क्लास समझ आ गई। और सभी बोर्ड के अंदर पिछले 20 साल के आए हुए क्वेश्चन हैं। लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आज तक आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो चुकी है और सारे मेरे MIQs आपको ढंग से आते हैं, तो जैसे ही हमें टाइम लगेगा हम क्लासेस को अपलोड करेंगे और आप देख लेना हमको। फॉर द क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि नहीं तो 12th में गारंटेड दिक्कत आएगी। और 12th में कोई नहीं बताएगा तुम्हें, वो सीधा हायर लेवल पे जाएगा। तुम पूछोगे तो तुम उल्टा डांट खा लोगे कि तुम साइंस लिए तुम्हें 10th नहीं आती। इसलिए कर लेना, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। चाहे तुम इसे इस फरवरी के महीने में करना, चाहे अप्रैल के महीने में करना, पर कर जरूर लेना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपने साइंस लेनी है तो, राइट। नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। तो दैट इज व्हाट वी एज फॉर दिस टॉपिक इज कंसर्न। ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, ये मैंने देख लिया है। बट आज जो भी आपने समझा है, रात को सोने से पहले इसके नोट्स बना लेना और मुझे भेज देना, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ अब हमारा चैप्टर रह गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। किसनों ने कर लिया स्कूल में से? हो गया? तो टेल मी, कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स along a period or a group? What do you mean by electron affinity and what is its strand while moving along the horizontal line, periods or vertical column group? पहले तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? No, it has nothing to do with that. आयोनाइजेशन, वही तो कह रहा हूँ ना। ये चैप्टर्स में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पूरी केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अगर कोई टॉपिक है तो यही है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है, डिटेल में करना है। और मैं ये बात आपको इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं आपका कोई टेस्ट ले रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा था कि किस एक्सटेंट तक ये टॉपिक को स्कूल में कवर कराया गया। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? ये तो मैं बता चुका हूँ फिजिक्स में। यस, उसे वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? क्या वेरिएशन होता है उसका while moving along a period? It reduces. Why it reduces? Nuclear charge increases. हाँ, तुम्हें आइडिया तो है लेकिन प्रिसाइज आंसर नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये हम देखेंगे। कैबोनियस ट्राइड क्लियर है सबको?
न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड इसका डिसलिमिटेशंस। कौन बताएगा लिमिटेशन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की? सभी से पूछ रहा हूँ मैं, अगर स्कूल में किया हुआ तो। हाँ, क्या बात है, क्या एक्सीलेंट आंसर दिया, मजा आ गया। गुड, ये पक्का आएगा क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। द मैंडलीज पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन क्या है? हाँ, व्हाट इज मैंडलीज पीरियोडिक लॉ? व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस? नो, दिस इज द सेम सेंटेंस। एटॉमिक मास नहीं बेटा जी, एटॉमिक मास नहीं। नंबर बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है किया, दिस इज करेक्ट, बट आई वांट द एलाबोरेशन ऑफ द सेम। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। हाँ, ये बहुत ही, ये मैं आपको थोड़ा अवेयर कर रहा हूँ सभी को। प्री के मार्क्स हैं इसके अंदर, अगर चैप्टर ढंग से समझ में आ जाए, विद इन नो टाइम यू विल कवर द एंटायर साइंस टेस्ट। 2 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटा 10 मिनट में खत्म कर दोगे, क्योंकि इसके अंदर कोई थ्योरी तो पूछने से रहा। पूछेगा शुरू की, हाँ पहली क्लास जो थोड़ी थ्योरेटिकल है उसमें से पूछ सकता है, नो डाउट। लेकिन जो सेकंड फेज है इसका, जहाँ हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, वो सारा अगर आपको ढंग से समझ आ गया, गारंटी यू कि सारा समझ आ जाएगा। कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू इन्वेस्टिगेट कि एक एलिमेंट किस पीरियड और किस ग्रुप से बिलोंग करता है? क्या लॉ है उसका? वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर। तो सल्फर फॉर एग्जांपल, ये बहुत कुछ अभी आपको करना है। तो फाइन, अगली क्लास के अंदर हम ये अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कंस्ट्रक्शन भी हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपके 4 टेस्ट होंगे। वीडियो सेशंस रिलेटेड पोर्शन का दे दिया जाएगा। 2 दिन आपको पीपीपी चैप्टर वाइज दिए जाएंगे, यानी कि 6 दिन आपको काम दिया जाएगा राइटिंग का। अब आपसे काम कराना है मैंने, और इसके साथ साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे, अगर वो डाउट कॉमन डाउट होगा तो ऐसे बताऊंगा, अनकॉमन होगा तो जैसे बताता आ रहा हूं वैसे बताऊंगा। ठीक है, राइट? तो 5 हफ्ते के लिए हमारा मकसद है कि हम 1 हफ्ते में 4 तो 5 में 20 टेस्ट आप दे दोगे तो बोर्ड के लिए तैयार, राइट? क्योंकि हम, मैं ये चाहता हूं आप सब खुश होकर दें। बिल्कुल, मतलब आपके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, आप में इंथ्यूजियाज्म होना चाहिए टेस्ट देने के लिए। कोई नंबर गेम से देखना भी मत। अगर आपकी प्रिपरेशन कहीं वीक भी है तो भी टेस्ट जरूर देना, टेस्ट से बचना मत, राइट? और एक डिसिप्लिन एटीट्यूड के साथ टेस्ट देना है, ये फीलिंग के साथ देना है कि ये मेरा अल्टीमेट टेस्ट है, इसके बाद का टेस्ट मेरा नहीं होने वाला। अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है आपने। एच और 2H पेंसिल प्लीज, इंजीनियरिंग पेंसिल है, खरीद लेना अगर कंस्ट्रक्शन करने से पहले, राइट? HB पेंसिल से अगर मेरे टेस्ट में कंस्ट्रक्शन करके तुमने दी तो मैं, तुम्हारा आंसर सही भी होगा तो भी 50% मार्क्स दूंगा। HB पेंसिल से कंस्ट्रक्शन मत, किसी बड़ी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी बेटा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आई थिंक सो विश्राम चौक आपके घर के पास है। हाँ तो नहीं तो कमला नगर में है, शक्ति नगर के पास है, यहाँ सेक्टर 17 में भी है।
मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये 2 पेंसिल का इंतजाम आपने इसलिए करना है कि कंस्ट्रक्शन सही भी है तो भी डिजाइनिंग की बड़ी वैल्यू। बाय बेटा, गुड नाइट, विल मीटिंग द नेक्स्ट सेशन।